पलाडिन से पूछा कि क्या वह ठीक है। पलाडिन ने उत्तर दिया, तुम्हारी शील्ड की बदौलत लीन, मैंने सेट पूरा कर लिया और अब मैं सुरक्षित हूँ। अचानक कुछ लोग पलाडिन के पीछे प्रकट हुए। जब पलाडिन ने उन्हें देखा तो उसने पहचान लिया कि वे लोग इटरनल ग्रेट वॉल के गार्ड्स हैं। पलाडिन ने कहा, शायद गार्ड्स को होली नाइट का डिस्ट्रेस सिग्नल मिला और वे जल्दी से यहाँ आ गए। गार्ड्स पैदल दौड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन उनकी गति सामान्य नहीं थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों एबिस हाउंड्स के शव चारों ओर बिखरे पड़े थे। गार्ड कैप्टन ने सभी से पूछा, अभी अभी डिस्ट्रेस सिग्नल किसने भेजा? घायल होली नाइट, जो एक मेज की सहायता से खड़ा हुआ था, ने उत्तर दिया कि उसने सिग्नल भेजा था। गार्ड कैप्टन ने पूछा, यहाँ क्या हुआ? होली नाइट ने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। फिर गार्ड कैप्टन ने लीन की ओर देखा और आश्चर्यचकित हो गया। होली नाइट के अनुसार लीन ने इतने सारे एबिस हाउंड्स को खत्म किया था। गार्ड कैप्टन को यह बात अविश्वसनीय लगी, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा और शवों को देखा तो उसे यकीन हुआ कि ये वास्तव में एबिस हाउंड्स के ही शव हैं। लेकिन फिर भी कैसे एकमात्र लेवल 23 का प्रोफेशनल ये कर सकता है? जब उसने लीन के बैज की जांच की तो पता चला कि लीन एक 5 स्टार प्राइवेट है। अब गार्ड कैप्टन को विश्वास हो गया, क्योंकि सोल्जर का बैज झूठ नहीं बोलता। इसका मतलब था कि लीन ने वास्तव में कई एबिस हाउंड्स को मारा था। गार्ड कैप्टन ने लीन की प्रशंसा की और कहा, बहुत अच्छे नौजवान। गार्ड कैप्टन को लगा कि एक लेवल 23 5 स्टार प्राइवेट एक उभरता हुआ टैलेंट है। लीन ने विनम्रता से उत्तर दिया, एबिस मॉन्स्टर्स को मारना हमारी जिम्मेदारी है। गार्ड कैप्टन यह सुनकर हंस पड़ा। अचानक कुछ और लोग वहां आ पहुंचे, लेकिन इस बार वे घोड़ों पर सवार थे। इस समूह का नेतृत्व मोयुन कर रही थी, जो एक लीजेंडरी प्रोफेशनल और डिवाइन समनर थी। पलाडिन ने मोयुन को पहचान लिया और भी अधिक चौंक गया। उसने सभी को बताया, वह मो परिवार की राजकुमारी मोयुन है, चिया जिंग सिटी से। वह एक लीजेंडरी क्लास प्रोफेशनल और एक डिवाइन समनर है। मोयुन एक डिवाइन समन हॉर्स पर सवार थी। उसने कहा, मैंने डिस्ट्रेस सिग्नल देखा। यहाँ क्या हुआ? ऐसा लगा कि वहाँ मौजूद सभी लोग उसके सौंदर्य और आभा से मोहित हो गए थे, यहाँ तक कि होली नाइट भी। कोई भी तुरंत उत्तर नहीं दे सका। तब गार्ड कैप्टन आगे बढ़ा और बोला, अब कुछ नहीं, सब खत्म हो चुका है। मोयुन ने कहा, ठीक है, फिर यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकते। हर कोई मोयुन की ओर देख रहा था, लेकिन जिसने उसका ध्यान खींचा वह लीन था। मोयुन को लीन से एक नकारात्मक आभा महसूस हुई और उसने गुस्से में कहा, इस लड़के से वह आभा आ रही है जिससे मुझे घृणा है। उसे लीन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पलाडिन ने देखा कि मोयुन एक 4 स्टार लेफ्टिनेंट है। उसने कहा, ऐसा लगता है कि राजकुमारी मोयुन कुछ खोज रही हैं। वह आमतौर पर यूएन बैटलफील्ड की गहराइयों में रहती हैं, इसलिए उनका यहाँ आना अप्रत्याशित है। इन्हें कहा, मैं जानती हूँ कि मोयुन क्या खोज रही है। इन्हें बताया कि मोयुन निर्वाण क्रिस्टल्स की तलाश कर रही है। पलाडिन यह सुनकर चौंक गया। उसने कहा, निर्वाण क्रिस्टल्स अत्यंत दुर्लभ सामग्री हैं, जो क्लास इवोल्यूशन की संभावना को बढ़ा सकते हैं। जब प्रोफेशनल सेकंड जॉब चेंज तक पहुंचते हैं तो उनकी क्लास डायरेक्शन अधिक स्पष्ट हो जाती है और उनके पास क्लास इवोल्यूशन का एक छोटा सा मौका होता है। उदाहरण के लिए, पलाडिन एक दुर्लभ प्रोफेशन है जिसमें लीजेंडरी प्रोफेशन होली नाइट में इवॉल्व होने की संभावना बेहद कम होती है, लगभग असंभव। लेकिन निर्वाण क्रिस्टल्स इस संभावना को अत्यधिक बढ़ा सकते हैं। पलाडिन ने लीन को बताया कि यूएन बैटलफील्ड की गहराइयों में बैटलफील्ड व्रीथ नामक एक मॉन्स्टर है, जो लेवल 40 के आसपास होता है और जिसके पास निर्वाण क्रिस्टल्स गिराने की बेहद कम संभावना होती है। ये हंस पड़ी और कहा, मैं एक बैटलफील्ड घोस्ट किंग को भी जानती हूँ जो गारंटीड निर्वाण क्रिस्टल्स गिराता है। पलाडिन ने कहा, लेकिन बैटलफील्ड घोस्ट किंग बहुत ही दुर्लभ होता है और यह एक वर्ल्ड क्लास बॉस है जिसे हराना बेहद कठिन है। पलाडिन ने कहा, मुझे भी लेवल 40 तक पहुँचने से पहले निर्वाण क्रिस्टल्स की तलाश करनी होगी। ने सहमति जताई, हाँ, यह वास्तव में बहुत कठिन होगा। लीन ने सोचा, मोयुन पहले से ही एक लीजेंडरी प्रोफेशनल है, लेकिन वह अब भी अपनी क्लास को और विकसित करना चाहती है। क्या यह संभव है? सेकंड जॉब चेंज लेवल 40 पर और थर्ड जॉब चेंज लेवल 70 पर होता है। क्या लीजेंडरी प्रोफेशन से भी उच्च स्तर संभव है? ये ने कहा, मैं एक रेयर प्रोफेशन शैडो असासिन हूँ, मुझे भी निर्वाण क्रिस्टल्स की जरूरत होगी जब समय आएगा। लीन ने कहा, यह बहुत अच्छा है, जब समय आएगा हम साथ में निर्वाण क्रिस्टल्स की फार्मिंग करेंगे। वे दोनों अब सहज महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने कुछ शक्तिशाली अस्तित्वों का ध्यान आकर्षिक कर लिया है। एबिस के दूसरी तरफ फ्लेम डेमन किंग बेहद क्रोधित था। उसने जो एबिस हाउंड्स भेजे थे वे सब तुरंत मारे गए थे, यहाँ तक कि एबिस डॉग डेमन भी मर चुका था। वह मनुष्यों को कोसता है और कहता है, ये स्थिति अजीब लग रही है, इसलिए मैं इसे फिर से आजमाऊंगा। अन्य एबिस डेमन किंग्स हैरान थे। फ्लेम डेमन किंग ने कहा, मैंने पहले ही इसकी रिपोर्ट ऊपर कर दी है, अब कोई और इसे संभालेगा, इसलिए चिंता मत करो। दूसरी ओर
शिंजा अकादमी में बायन और ओल्ड मंग एक साथ बैठे थे। बायन ने ओल्ड मंग से पूछा, कैसा चल रहा है लीन, कैसा है? ओल्ड मंग ने जवाब देने से पहले कहा, पहले मुझे चाय डालकर दो। बायन को गुस्सा आया कि ओल्ड मंग उसे आदेश दे रहा था, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया और उत्सुकता से लीन के बारे में जानने के लिए चाय डाल दी। फिर उसने दोबारा पूछा, अब बताओ क्या हुआ? ओल्ड मंग ने जवाब दिया, मैंने टॉवर से संपर्क किया, लिन मोयू के बारे में खबर मिली। भेन को बताया गया कि लिन ठीक है और उसने बहुत सारे एबिस हाउंड्स को मार डाला है, अब पहले से ही एक 5 स्टार प्राइवेट बन चुका है। बी शेन हैरान रह जाता है कि लिन इतनी जल्दी 5 स्टार प्राइवेट बन गया। वह कहता है, सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, है ना? और लिन पहले से ही 5 स्टार प्राइवेट बन गया। ओल्ड मंग यह भी बताता है कि फ्लेम डेमन किंग एबिस के प्रवेश द्वार की रक्षा करता है और उसने युआन बैटलफील्ड को बाधित करने के लिए कई एबिस हाउंड्स भेजे हैं। यह बहुत चौंकाने वाला था। ओल्ड मंग आगे कहता है कि लिन ने एक एबिसल डॉग डेमन को भी मार दिया। यह सब बी शेन के लिए बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन लिन द्वारा एबिसल डॉग डेमन को मार डालना तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। ओल्ड मंग कहता है, ऐसा लग रहा है कि आगामी टूर्नामेंट बहुत रोमांचक होने वाला है। भेन सहमत होता है और कहता है, लिन के रहते हुए यह टूर्नामेंट निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प होगा। जब वे बात कर रहे थे तब अचानक ओल्ड मंग को युआन बैटलफील्ड की एक दृष्टि दिखाई देती है। वहां उसने लिन और यी को एक साथ देखा। ओल्ड मंग कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों एक साथ होंगे। बी शेन पूछता है, अब तुमने क्या देखा? ओल्ड मंग हंसते हुए जवाब देता है, मैंने देखा कि ओल्ड निंग का नेमेसिस लिन के साथ है। वह आगे कहता है, दिलचस्प है, मुझे लगता है कि ओल्ड निंग बहुत गुस्सा होगा। भेन आश्चर्यचकित रह जाता है क्योंकि उसने कभी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। भेन भी हंसता है और कहता है, मैं सच में ओल्ड निंग को गुस्से में देखना चाहता हूँ, उसकी मूंछें फड़कती हुई और उसके चेहरे पर असहायता के भाव। दूसरी ओर लिन और यी ने वॉच टावर गार्जियन को मार दिया, अनुभव प्राप्त किया और इस बार 1,06,00,000 एक्सपी पॉइंट्स अर्जित किए। इस बार लिन का लेवल बढ़कर लेवल 24 हो गया। ये उसे देखकर खुश हो जाती है कि लिन फिर से लेवल अप कर गया। ये सोचती है, लिन के साथ टीम बनाने के बाद अब मेरे पास लगभग पूरा सेंट्री सेट होने वाला है। वह लिन की उपलब्धि से बहुत प्रभावित होती है। जब उन्हें युआन बैटलफील्ड लौटने का समय आता है तो लिन अपनी स्केलेटन आर्मर को सक्रिय कर लेता है और खुद को तथा यी को ढक लेता है। ये कहती है, इतना सतर्क क्यों? क्या तुम्हें फिर से हमले का डर है? लिन जवाब देता है, 2 बार पहले ही ऐसा हो चुका है, इसलिए सतर्क रहना ही बेहतर है। ये हंसती है और कहती है, कौन हर बार घात लगाकर हमला झेलता है? फिर वह सोचती है और कहती है, ठीक है, सतर्क रहना कोई बुरी बात नहीं है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ मेरे प्रिय। तो दोस्तों, मैंने पिछले पार्ट में क्या कहा था? यी को वाइफू बनने ही वाली थी और लो, ये देख लो। अगर मेरे प्रिय कहना कोई अच्छा संकेत नहीं है तो मुझे नहीं पता क्या है। अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लिन कहता है कि अगर वे कुछ और बार फार्मिंग करें, थोड़ा भाग्यशाली होने पर वे यी के लिए पूरा सेंट्री सेट हासिल कर सकते हैं। फिर वे बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन इस बार सब कुछ शांत होता है। यी कहती है, देखो, इस बार हम पर हमला नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले कि लिन कुछ कह पाता, वह लोगों की बातचीत सुनता है कि वहां एक शिकिगामी है। जब लिन देखता है तो उसे एक विशाल बुल शिकिगामी मॉन्स्टर दिखाई देता है जो एक बड़ी गाड़ी खींच रहा होता है। उस गाड़ी में 11 लोगों की एक टीम बैठी होती है जो अलग अलग देशों के हंटर्स से बनी होती है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अगर टीम में 11 लोग हैं तो क्या वे हेल डिफिकल्टी के लिए जा रहे हैं? फिर एक व्यक्ति सामने खड़े गाको को पहचान लेता है। वह कहता है, यह तो देश यू का शिकिगामी समनर गाको है, तो इसका मतलब यह टीम हेल डिफिकल्टी डंगो नन के लिए आई है। वह आगे कहता है, हेल डिफिकल्टी क्लियर करने से शक्तिशाली टाइटल्स भी मिलते हैं। लिन और ये सब सुन रहे थे। ये पूछती है, क्या सच में ऐसा कोई टाइटल मिलता है? वह सोचती है, अगर ऐसा कोई टाइटल है तो उसे तो लिन मोयू ने जरूर पहले ही हासिल कर लिया होगा, क्योंकि उसने इसे सोलो क्लियर किया था। लिन जवाब देता है, हाँ, इसे ड्रैगन वॉर किंग कहा जाता है। वह बताता है कि इस टाइटल से सभी एट्रीब्यूट्स 500 तक बढ़ जाते हैं और स्किल कंजम्पशन 50% कम हो जाता है। तभी शिकिगामी हंटर गाको और उसकी टीम लिन और यी को देखती है। गाको तुरंत उन्हें पहचान लेता है। वह कहता है, ये दोनों तो बहुत जाने पहचाने लगते हैं। जब वह करीब आता है तो कहता है, दुनिया कितनी छोटी है। वह लिन के सामने खड़ा हो जाता है और खुद को देश वाई के लेवल 30 शिकिगामी समनर अनमायोई गाको के रूप में परिचित कराता है। तब लिन भी परिचय देता है, मैं शेनिया एम्पायर का लेवल 24 नेक्रोमैंसर लिन मोयू हूँ। गाको की टीम के सदस्य लिन को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं, लेवल 24 के साथ युआन बैटलफील्ड में आना, ये तो मरने आया है। ये सामान्य था क्योंकि वे लिन को नहीं जानते थे, लेकिन गाको, जिसने पहले लिन को देखा था, बहुत ज्यादा हैरान था। उसके लिए यह अविश्वसनीय था कि कुछ ही दिनों में
लिन लेवल 17 से लेवल 24 तक पहुंच गया। गाको को यह भी महसूस होता है कि लिन के स्केलेटन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। यह सब देखकर गाको के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता है, अगर हमने लिन को अभी खत्म नहीं किया तो भविष्य में इसे मारना असंभव होगा। गाको की आंखों में शत्रुता दिखाई देती है, लेकिन उसके साथियों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, समझदारी से काम लो, अभी हम शेनिया एम्पायर की भूमि पर हैं और यहाँ उनके कई हंटर्स मौजूद हैं। गाको पीछे मुड़कर देखता है और चारों तरफ केवल शेनिया एम्पायर के हंटर्स ही नजर आते हैं। वह अपने दांत पीसता है और कहता है, ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं करूंगा। फिर वह लिन की तरफ देखता है और कहता है, मिलते हैं टूर्नामेंट में, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये कहती है। गाको यहाँ से भाग रहा है क्योंकि आसपास बहुत लोग हैं। लिन जवाब देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं अकेला भी होता तो भी मैं उससे नहीं डरता। यीजी इस दुनिया में पेशों के बीच की प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंतित था। हर 5 साल में एक वैश्विक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसमें बैटल सपोर्ट और टैंक टाइप की अपनी अपनी प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन निश्चित रूप से सबसे रोमांचक प्रतियोगिता बैटल टाइप की होती है। यह प्रतियोगिता शेनिया में आयोजित की जाएगी, जिसका स्तर अभूतपूर्व रूप से भव्य जीआर होगा और दुनिया भर के प्रोफेशनल इसमें भाग लेने के लिए शेनिया आएंगे। ये ने कहा, टीम फाइट प्रतियोगिता के लिए हमें 5 लोगों की जरूरत होगी, इसलिए समय आने पर हमें 3 और लोगों को ढूंढना होगा। जहां तक सोलो प्रतियोगिता की बात है, लिन, तुम्हें उसमें भाग लेना ही होगा क्योंकि पहले स्थान का इनाम बहुत शानदार है। यह पहली बार था जब लिन को पता चला कि एक सोलो प्रतियोगिता भी होती है। उसने सोचना शुरू किया कि आखिर इनाम क्या होगा। अचानक सभी के हंटर बैज कंपन करने लगे और तेजी से चमकने लगे। यह एक सैन्य आदेश था। पूरे शेनिया साम्राज्य के हंटर स्तब्ध रह गए, सोच रहे थे कि यह क्या हो रहा है। क्या एबिस मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है? अचानक डेमन वॉचर का संदेश आया, सभी शेनिया प्रोफेशनल्स तुरंत किले फोर्ट्रेस पर लौटें और एकत्र हों। जैसे ही यह संदेश आया, शेनिया के सभी हंटर तुरंत टेलीपोर्ट होकर किले की ओर जाने लगे। दूसरे देशों के हंटर इस सैन्य आदेश को देखकर हैरान थे और बोले, क्या यह शेनिया की एकता है? कितनी डरावनी बात है, हमारे देश में तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। किले के अंदर सभी शेनिया के हंटर वापस बुला लिए गए थे। पालाडिन भी वहाँ मौजूद था। लिन ने उसे देखते ही पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह सब क्या हो रहा है? पालाडिन ने कहा, डेमन वॉचर की ओर देखो। पालाडिन ने समझाया, डेमन वॉचर जिस दिशा में देख रहा है वही एबिस की दिशा है और वहीं से मॉन्स्टर्स हमला करने वाले हैं। अगर ऐसा न होता तो डेमन वॉचर हमें यहाँ नहीं बुलाता। लिन ने डेमन वॉचर को देखते हुए कहा, ये तो अविश्वसनीय है। पालाडिन हंसते हुए बोला, क्या तुम हैरान हो? जब मैं पहली बार वापस बुलाया गया था तब मैं भी हैरान था। लिन सोचने लगा, डेमन वॉचर हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर है। कहा जाता है कि हर बड़े युद्ध की रणनीति वही तय करता है, यहाँ तक कि कई शक्तिशाली योद्धाओं को भी उसकी आज्ञा माननी पड़ती है। पहले मैं सोचता था कि डेमन वॉचर सिर्फ एक मॉनिटरिंग टूल है जो मॉन्स्टर्स की गतिविधियों को ट्रैक करता है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मैंने इसे कम आंका था। डेमन वॉचर का नया आदेश। अचानक डेमन वॉचर का एक और संदेश आया, सभी लेवल 30 से नीचे के प्रोफेशनल्स किले की दीवारों पर चढ़ जाएं। लिन यी और अन्य हंटर जो लेवल 30 से नीचे थे तुरंत टेलीपोर्ट होकर किले की दीवारों पर पहुंच गए। लेवल 30 से ऊपर के सभी हंटर किले के अंदर टेलीपोर्ट कर दिए गए। डेमन वॉचर ने आदेश दिया, अपनी टीमें तुरंत बनाओ, कोई भी लेवल 30 से नीचे का व्यक्ति किले से बाहर नहीं जाएगा। इन्हें पीछे मुड़कर बाकी हंटरों की ओर देखा और सोचा, मुझे लगता है कि मोयू के साथ हमें किसी और साथी की जरूरत नहीं होगी। लीजेंडरी क्लास ओवरलॉर्ड नोंग। अचानक सभी हंटर जोर से चिल्लाने लगे, देखो किले की सबसे ऊंची जगह पर कौन खड़ा है? वो नोंग है, लेवल 60 लीजन ओवरलॉर्ड। हंटर बहुत उत्साहित हो गए क्योंकि नोंग एनआई परिवार का एक्सक्लूसिव लीजेंडरी क्लास प्रोफेशनल था। वो एक लीजन का सबसे महत्वपूर्ण योद्धा है। सबको पता था कि अगर वो हमारे साथ है तो हम कभी हार नहीं सकते। नोंग की घोषणा। नोंग ने अपनी तलवार उठाई और गरजते हुए बोला, सुनो मेरी आज्ञा, अपनी लीजन बनाओ। उसने खुद को आर्मी का कमांडर घोषित किया और कहा, सैन्य उपलब्धियों और युद्ध के बाद पुरस्कारों का वितरण समान रूप से किया जाएगा। अब से हम सभी साथी हैं और हमारी स्किल्स एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। हम पूरी ताकत से हमला कर सकते हैं। जो भी युद्ध से भागेगा उसे सजा मिलेगी। नोंग की शक्ति। नोंग ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। धम, उसका शरीर और तलवार तेजी से चमकने लगे। अचानक एक विशाल आशीर्वाद, ब्लेसिंग, सभी हंटरों पर लागू हुआ। सभी के स्टैट्स 50% बढ़ गए। मैजिक अटैक, रेजिस्टेंस, स्किल पावर, फिजिकल डिफेंस। माना सभी हंटरों को यह बफ मिला
और वे खुद को पहले से 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली महसूस करने लगे। लिन की समस्या। लेकिन लिन के लिए यह बुरी खबर थी। मेरी स्केलेटन आर्मी पर इस बफ का कोई असर नहीं होगा। लिन सोचने लगा, अगर मेरे स्केलेटन भी यह बफ प्राप्त कर सकते तो मैं अकेले ही इस युद्ध को खत्म कर सकता था। मोयून का प्रवेश। अचानक यी ने लिन का हाथ पकड़कर ऊपर देखने को कहा। लिन ने देखा मोयून अपनी दिव्य घोड़ी पर खड़ी थी और हवा में लटकी एक चेन पर चल रही थी। वो कितनी गंभीर दिख रही थी। वह पूरी तरह से एक परफेक्ट वाइफू हो सकती है। दूसरी ओर एबिस हाउंड्स और डेमन डॉग्स की पूरी सेना किले की ओर बढ़ रही थी। आज की स्किल मोरल बूस्ट। आज ने तुरंत अपनी स्किल मोरल बूस्ट का उपयोग किया। डर 10 मिनट के लिए कम हो गया। आक्रमण और रक्षा शक्ति 30% बढ़ गई। वह मो यून की ही पार्टी में थी। मो यून का हमला। मो यून की दिव्य घोड़ी के मुंह से एक चमकती रोशनी निकली। बीम फायर, बूम। हजारों एबिस हाउंड्स और डेमन डॉग्स एक ही झटके में झलकर मर गए। डेमन डॉग ने यह देखकर कहा, शानदार। वह मो यून की ओर कूदा उसे मारने के लिए, लेकिन मोयून ने तुरंत खुद को संतुलित किया। फिर उसकी दिव्य घोड़ी ने उस राक्षसी कुत्ते के चेहरे पर जोरदार लात मारी, जिससे वह हवा में उछल गया और एबिस दानव पर पूरी ताकत से हमला शुरू हो गया। हजारों तीर और जादुई मंत्र एबिस हाउंड्स पर बरसने लगे। कंकाल योद्धा और जादूगर भी इस लड़ाई में शामिल हो गए। जब कंकाल योद्धा किले से कूदकर बाहर आने लगे तो सभी शिकारी हैरान रह गए। वे यह सोचकर भ्रमित थे कि ये कंकाल आए कहां से। कुछ शिकारी पहचान गए कि ये लिन के कंकाल हैं, लेकिन क्या यह जरूरत से ज्यादा नहीं है? न केवल कंकाल योद्धा बल्कि कंकाल जादूगर भी शिकारी पर पड़ने वाले दबाव को बहुत कम कर रहे थे। कंकाल योद्धा उन एबिस हाउंड्स को आसानी से मार सकते थे जिनसे सामान्य शिकारी बड़ी मुश्किल से लड़ पाते थे। एक शिकारी ने कहा, क्या ये कंकाल कुछ ज्यादा ही ताकतवर नहीं है? हमारे साथ इतना शक्तिशाली व्यक्ति कब से है? ये कौन सा क्लास है? ऐसा लग रहा है कि हम जीतने वाले हैं। जब राक्षसी कुत्ते ने देखा कि एबिस हाउंड्स कंकाल योद्धाओं के हाथों कीड़ों की तरह मर रहे हैं तो वह गुस्से से तिलमिला उठी। वह एक शिकारी को अपने हाथ में पकड़े हुए थी, लेकिन गुस्से में उसे दूर फेंक दिया। जब हीलर ने उस शिकारी को देखा तो वह चिल्लाई, मैं उसे ठीक नहीं कर सकती, वह बहुत दूर है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, यह जानते हुए कि वह शिकारी एबिस हाउंड्स का शिकार बनने वाला है। लिन, जो किले से लड़ाई देख रहा था, समझ गया कि एक स्तर 39 का पेशेवर अगर वॉनगार्ड के रूप में लड़ रहा है तो इसका मतलब है कि निशियांग के अलावा शायद ही यहाँ कोई स्तर 40 या उससे ऊपर का पेशेवर मौजूद हो। अगर यही हाल रहा तो यहाँ कई लोगों की जान जा सकती है। ये यह महसूस कर सकता था कि लिन चिंतित है। लिन तुरंत निशियांग के पास गया और किले से बाहर जाकर लड़ाई में शामिल होने की अनुमति मांगी। जब निशियांग ने लिन की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा तो उसने उसे युद्ध में भाग लेने की अनुमति दे दी। लिन को निशियांग से अनुमति मिलने के बाद उसने किले की दीवारों को पार किया और युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। ये लिन को युद्ध के मैदान में जाते देखकर चिंतित हो गई और उसे सावधान रहने के लिए कहा। लिन ने थानोस साइथ किया क्योंकि वह जानता था कि उसे इस मौके को मेरिट और अनुभव हासिल करने के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह पैलाडिन जो एबिस हाउंड्स से लड़ रहा था, लिन को युद्ध के मैदान में देखकर चिंतित हो गया और उसने पूछा, जूनियर लिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन ने कंकाल योद्धाओं, स्केलेटन वॉरियर्स और जादूगरों, मेजेस और फिर पैलाडिन से कहा कि मैं इसे साफ करने के लिए यहाँ आया हूँ। कंकाल योद्धा आगे बढ़े और युद्ध करने लगे, जबकि कंकाल जादूगर लिन के पीछे खड़े रहे ताकि किसी भी दुश्मन का मुकाबला कर सकें। जब एबिस लॉर्ड ने युद्ध के मैदान में लिन को देखा तो उसने तुरंत उसे पहचान लिया। यह वही लिन था जिसने उसके बच्चों को मार डाला था। वह बहुत क्रोधित हो गया कि लिन ने उसकी आंखों के सामने आने की हिम्मत की। उसने तुरंत सभी को आदेश दिया, लिन को मार डालो। सभी एबिस हाउंड्स एंड डेमन डॉग्स ने अन्य हंटर्स से लड़ना बंद कर दिया और अब उनका पूरा ध्यान लिन पर था। सभी ने एबिस लॉर्ड के आदेश पर लिन की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन लिन बिना किसी डर के अकेले खड़ा था, जैसे कि वह उन सभी को बिना किसी समस्या के खत्म कर सकता था। डेमन डॉग जो डिवाइन समनर मो यून से लड़ रहा था, अचानक उसे छोड़कर लिन पर हमला करने चला गया। मो यून चौंक गई और सोचने लगी कि यह क्या हो रहा है, लेकिन उसकी सारी उलझन तब दूर हो गई जब उसने देखा कि लिन अकेला खड़ा है और सभी राक्षस उसी की ओर दौड़ रहे हैं। जैसे ही एबिस हाउंड्स और डेमन डॉग्स लिन के कौशल क्षेत्र स्किल एरिया में पहुंचे, लिन ने तुरंत स्लो कर्स स्किल का उपयोग किया, जिससे वे सभी जंजीरों में जकड़ गए। एबिस हाउंड जमीन पर और डेमन डॉग्स हवा में सभी स्लो कर्स चेन्स में बंध गए। यह देख एबिस लॉर्ड भी चौंक गया। पैलाडिन, जिसने पहले भी लिन का स्लो कर्स स्किल देखा था,
तुरंत उसे पहचान गया, लेकिन अन्य हंटर्स जो इसे पहली बार देख रहे थे वे बहुत ही हैरान थे। सभी के मन में एक ही सवाल था, आखिर यह कैसा स्किल है? क्या यह कोई कर्स टाइप स्किल है या फिर कोई ऑफेंसिव स्किल? वे इस बात पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह इतना बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। लिन ने स्लो कर्स का उपयोग करने के बाद कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल का उपयोग करने की तैयारी की, क्योंकि लिन जानता था कि युद्ध के मैदान में भरे पड़े शवों के कारण यह कौशल अपनी पूरी क्षमता में उपयोग किया जा सकता है। लिन ने एक एबिस हाउंड के शव पर निशाना साधा और कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल का उपयोग किया। एबिस लॉर्ड ने लिन की इस स्किल को पहचान लिया, क्योंकि उसने इसे पहले भी शिन्शा टावर में अनुभव किया था और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि सभी शव एक साथ फटने लगे। एबिस हाउंड्स और डेमन डॉग्स इस विस्फोट में फंस गए। एबिस लॉर्ड गुस्से से पागल हो गया, यह सोचते हुए कि आखिर यह इंसान इतनी शक्ति कैसे प्रदर्शित कर सकता है। एक डेमन डॉग जो लिन से डरकर भागने की कोशिश कर रहा था, उसे देखकर लिन ने कहा, कहाँ जा रहे हो? लिन ने उसके नीचे पड़े शव पर निशाना साधा और जैसे ही वह शव फटा, वह डेमन डॉग और उसके आसपास के सभी राक्षस जलकर मर गए। विस्फोट लगातार जारी रहा और सभी राक्षस जलकर राख हो गए। सिस्टम नोटिफिकेशन लगातार पॉपअप हो रहे थे। हंटर्स को बार बार सूचनाएं मिल रही थीं कि लिन ने एबिस हाउंड्स और डेमन डॉग्स को मार डाला। हंटर्स विस्फोटों की रोशनी की वजह से सीधे देख भी नहीं पा रहे थे। मोयुन यह जानकर बहुत ही चौंक गई कि यह स्किल लिन की थी। ये सभी हंटर्स के लिए बहुत ही चौंकाने वाला था। कुछ हंटर्स तो इतने हैरान थे कि उनके हाथों से हथियार गिर गए। यह एक भयानक कौशल था। एक हंटर ने पूछा, क्या लिन ने अपनी दूसरी जॉब चेंज कर ली है? दूसरे हंटर ने जवाब दिया, अगर लिन को दूसरी जॉब चेंज मिल भी गई है, तब भी क्या यह संभव है कि वह सब कुछ अकेले ही खत्म कर दे? जब पैलाडिन की पार्टी के सदस्यों ने लिन की अद्भुत शक्ति देखी तो एक ने कहा, ऐसा लग रहा है कि अब हमारी कोई जरूरत नहीं रही। दूसरे ने पूछा, नेक्रोमैंसर क्लास इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? पैलाडिन ने हंसते हुए कहा, भगवान का शुक्र है कि जूनियर लिन शिंग अकादमी इंद्र है। इतने सारे राक्षसों को मारने के बाद भी लिन नहीं रुका। उसने घोषणा की, मैं तुम में से एक भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिन के आदेश पर सभी कंकाल योद्धा आगे बढ़े और बचे हुए राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। अब मो युन समझ गई कि उसे लिन से जो अजीब ऊर्जा महसूस हो रही थी वह उसके अनडेड समन्स की वजह से थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन इतना शक्तिशाली होगा। अब वह एक वाइफू कैंडिडेट बन चुकी थी। कंकाल योद्धाओं ने सभी एबिस हाउंड्स को मार डाला, लेकिन जब उन्होंने अंतिम एबिस हाउंड को मारा तो वह अचानक एक अनजान जगह में गायब हो गया। लिन ने देखा कि उसका कंकाल योद्धा काले कोहरे में खींचा जा रहा था। उस काले कोहरे के भीतर किसी की लाल आंखें चमक रही थीं। लिन ने महसूस किया कि उसने एक कंकाल से संपर्क खो दिया है। वह लाल आंखें जो काले कोहरे के भीतर चमक रही थीं, एबिस लॉर्ड की थीं। एबिस लॉर्ड ने कहा, तो तुम ही वह हो जिसने मेरे कुत्तों को 2 बार मारा है। मैं तुम्हें याद रखूंगा। लिन मोयू ऑन ऑफ शेनिया एम्पायर। अब और मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। यह एबिस लॉर्ड का केवल एक प्रोजेक्शन था। लिन, जो बहुत आत्मविश्वासी था, उसने जवाब दिया, ख्वाबों में भी नहीं। सभी हंटर्स जिन्होंने लिन को आगे बढ़ते देखा वे डर और हैरानी से भर गए। सभी जानते थे कि यह ब्लैक फॉग एबिस किंग द्वारा बनाई गई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन थी। एक हंटर ने कहा, लिन क्या वाकई इसे अभी हमला करने की सोच रहा है? सभी हंटर्स जानते थे कि वे एबिस किंग से लड़ने के लायक नहीं थे। एक शख्स ने सबको लिन के कंकालों की तरफ देखने को कहा। सभी कंकाल योद्धा और जादूगर लिन के साथ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में एबिस हाउंड्स की लाशें फेंक रहे थे। और फिर लिन ने कॉर्प्स एक्सप्लोजन का उपयोग किया। लिन की स्किल ने असर किया और वे सभी विस्फोट हो गए, जिससे एबिस लॉर्ड और अधिक गुस्से में आ गया। एबिस लॉर्ड ने लिन से कहा कि अगर वह मौत को बुला रहा है तो वह उसे अभी खत्म कर देगा। जब लिन ने देखा कि एबिस लॉर्ड उससे बात कर रहा है और उसे कोई चोट नहीं आई है तो उसने लड़ाई रोकने का फैसला किया। लिन ने कहा, लगता है कि मुझे अब भी और सुधार करना होगा अगर मैं टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को भी नष्ट नहीं कर पाया। लिन मुड़कर शेनिया कैसल की ओर वापस जाने लगा, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पीठ फेरते ही उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है। उसके पीछे एबिस लॉर्ड की जलती हुई निगाहें थीं। एबिस लॉर्ड की बड़ी लाल आंखें क्रोध से भरी हुई थीं और उन्हीं लाल आंखों से उसने लिन पर एक लेजर बीम दागी। कंकाल योद्धा स्केलेटन वॉरियर्स
लिन की रक्षा के लिए आगे आए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके और नष्ट हो गए। लिन ने तुरंत मुड़कर प्रतिक्रिया दी और खतरे को भांपते ही उसकी कंकाल कवच स्केलेटन आर्मर सक्रिय हो गई। हालांकि यह कवच केवल 2 सेकंड ही टिक पाया और नष्ट हो गया। इसके बाद लेजर बीम सीधे लिन से टकराई, लेकिन उसकी अंतिम सुरक्षा स्किल डैमेज ट्रांसफर लेजर अटैक इतना शक्तिशाली था कि 128 कंकाल योद्धा तुरंत नष्ट हो गए। लेजर के प्रभाव से लिन पीछे की ओर धकेल दिया गया और डेमन वॉचर की रक्षात्मक बैरियर में प्रवेश कर गया। जब लेजर बीम डेमन वॉचर के बैरियर से टकराई तो डेमन वॉचर को खतरे का एहसास हुआ और वह डेमन वॉचर ने भी एबिस लॉर्ड के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर एक लेजर बीम दागी। एबिस लॉर्ड इस हमले से घायल हो गया और गुस्से में चिल्लाया, लिन मोयू, तुम मेरी ही हाथों मरोगे। लिन ठीक था क्योंकि सारा डैमेज कंकाल योद्धाओं पर ट्रांसफर हो गया था, लेकिन ये बहुत चिंतित थी। उसने दौड़कर लिन के पास जाकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? लिन ने उसे शांत करने के लिए कहा कि वह ठीक है, लेकिन अंदर से वह जानता था कि वह सही नहीं था। लिन ने सोचा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि एबिस लॉर्ड फॉर्मेशन के जरिए हमला कर सकता है। उसे यह भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी कंकाल कवच केवल 2 सेकंड ही टिकेगी। उसने महसूस किया कि अगर उसके पास डैमेज ट्रांसफर स्किल नहीं होती तो वह इस बार सच में मर जाता। लिन ने एबिस लॉर्ड की लाल आंखों में देखा और जाना कि उसने इस बार अपने दुश्मन को कम आंका था और इसकी भारी कीमत चुकाने वाली थी। लिन हंसा और कहा, बस इंतजार कर एबिस लॉर्ड। उसकी आंखों में क्रोध और दृढ़ निश्चय था। यह पहली बार था जब लिन को लगा कि कोई उसे चुनौती दे रहा है। लिन इस लड़ाई में एबिस लॉर्ड से हार गया, लेकिन यह मानव जाति और शेनिया साम्राज्य की जीत थी। नोंग ने घोषणा की, यह हमारी जीत है और अब सैन्य योग्यता मिलिट्री शुरू होगा। नोंग ने घोषणा की कि इस युद्ध में 10,000 एबिस हाउंड्स और 100 डेमन डॉग्स को मार दिया गया, जिससे कुल 20,000 सैन्य योग्यता अंक मिले। इसके अलावा किले की रक्षा के लिए 3,000 अंक और कोई भी सैनिक भागा नहीं, इसलिए 2,000 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार कुल 25,000 सैन्य योग्यता अंक वितरित किए जाएंगे। नोंग ने आगे कहा, हमारे पास कुल 152 पेशेवर योद्धा प्रोफेशनल्स हैं और लिन मोयू और मो यून को छोड़कर सभी को 20 अंक मिलेंगे। मो यून को 500 अंक मिलेंगे और लिन मोयू को 3,500 अंक मिलेंगे। लिन हाल ही में हुई लड़ाई से उबर चुका था और अगली लड़ाई के लिए तैयार था। जब यह घोषणा हुई कि लिन को 3,500 सैन्य योग्यता अंक मिलेंगे तो सभी हैरान रह गए, लेकिन वे जानते थे कि लिन इसके हकदार थे। जब मो यून ने सुना कि लिन को 3,500 अंक मिले हैं तो वह थोड़ी ईर्ष्या से भर गई, लेकिन अब उसे लिन से वैसी नफरत नहीं थी जैसी पहले थी। निश योंग ने समझाया, लिन ने ज्यादातर एबिस हाउंड्स को अकेले ही मारा है और अगर वह नहीं होता तो शायद हम इस हमले को नहीं रोक पाते, इसलिए उसे यह योग्यता मिलना स्वाभाविक है। जब सभी अपनी योग्यता अंक प्राप्त कर रहे थे तब होली नाइट जो लियोंग बहुत चौंक गया क्योंकि उसे केवल 20 अंक मिले थे। वह गुस्से में सोचने लगा, क्यों लिन को 3,500 अंक मिले और मुझे सिर्फ 20? मैं एक होली नाइट हूँ, एक लीजेंडरी क्लास, और यह मेरे लिए बहुत अपमानजनक है। वह सोचने लगा कि यह सब लिन की वजह से हुआ है। जब सभी का ध्यान लिन पर था तो लिन का ध्यान थानोस साइज पर था। लिन को महसूस हुआ कि थानोस साइज बदल रहा है क्योंकि इसने इस बार बहुत सारी एबिस आत्माओं को अवशोषित कर लिया था। यह अब हरे रंग की लौ ग्रीन फ्लेम्स उत्सर्जित कर रही थी, जो वही थी जो लिन कंकाल योद्धाओं को बुलाते समय बनाता था। ये भी साइज को देख रही थी जब अचानक उसका हंटर बैज चमकने लगा। उसे 20 सैन्य योग्यता अंक मिलने के बाद ये अब 2 स्टार प्राइवेट 2 स्टार प्राइवेट बन गई थी। ये का प्रमोशन हुआ और वहां मौजूद सभी लोगों का भी प्रमोशन हुआ। लिन का हंटर बैज भी चमकने लगा और सभी लोग उत्सुक थे यह देखने के लिए कि उसे कौन सा पद मिलेगा। जब लिन को 3,500 सैन्य योग्यता मिली अंक मिले तो उसके बैज पर 10 स्टार दिखाई दिए और उसका रंग सफेद से चांदी बदल गया। सभी यह देखकर स्तब्ध रह गए कि लिन का बैज अब एक सिल्वर कैप्टन बैज था। लिन अब एक सिल्वर कैप्टन था। ये ने सम्मान पूर्वक लिन को सर कहकर बधाई दी। यह स्थिति लिन के लिए थोड़ी अजीब थी और ये हंस पड़ी और उसने लिन से कहा कि अब वह शेनिया का कप्तान बन चुका है और संभवतः सबसे युवा कप्तान भी है। लिन हैरान था क्योंकि उसे प्रवेश परीक्षा पास किए ज्यादा समय नहीं हुआ था और अब वह शेनिया का कप्तान बन गया था। निश यंग आया और घोषणा की कि लिन मोयू, जो 18 साल का है और शेनिया का सबसे युवा कप्तान है, उसे स्टार ऑफ शेनिया की उपाधि दी जा रही है। स्टार ऑफ शेनिया की उपाधि लिन के सिर के ऊपर दिखाई दी। लिन चौंक गया कि उसे इतनी आसानी से एक उपाधि मिल गई। इस स्टार ऑफ शेनिया उपाधि के साथ लिन की सभी विशेषताएं 300 बढ़ गईं। कौशल की खपत लागत 20% कम हो गई और क्षति में 10% की कमी आई। जब लिन को यह उपाधि मिली
तो उसकी दूसरी उपाधि ड्रैगन वॉर किंग भी दिखाई दी। नोंग और अन्य लोग यह देखकर तंग रह गए। नोंग ने पूछा, क्या यह सच है? लिन ने जवाब दिया, हाँ यह सच है। नोंग ने पढ़ा कि यह ड्रैगन वॉर किंग की उपाधि है। उसने लिन से पूछा कि उसे यह उपाधि कैसे मिली, क्योंकि यह उपाधि केवल ड्रैगन के लिए है। फ्रंट लाइन आउटपोस्ट के हेल डिफिकल्टी डंगोनन को पूरा करने पर ही मिल सकती है। यह अफवाह थी कि ड्रैगन फ्रंट लाइन डंगोनन की हेल डिफिकल्टी को पूरा करने पर ही यह उपाधि प्राप्त होती है। जब सभी ने निश को यह कहते सुना वे सब चौंक गए। एक हंटर ने कहा, क्या इसका मतलब है कि लिन ने अकेले ही हेल डिफिकल्टी को पूरा कर लिया? दूसरे ने कहा, लिन शायद इस पूरे देश में अकेला इंसान है जो अकेले हेल डिफिकल्टी को पूरा कर सकता है और इतने सारे डेमन हाउंड्स को मार सकता है। मुन का मुंह खुला रह गया जब उसने सुना कि लिन ने अकेले हेल डिफिकल्टी डंगोनन को पूरा कर लिया। मोयुन ने भी अकेले इस डंगोनन को पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन वह मरने के करीब पहुंच गई थी। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि लिन ऐसा कर सकता है। नोंग ने लिन के पास जाकर पूछा, कृपया बताओ कि तुम्हें यह उपाधि कैसे मिली और इसके क्या प्रभाव हैं? हमें इसे साम्राज्य के रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा। लिन ने कहा कि यह उपाधि ड्रैगन फ्रंटलाइन डंगोनन की हेल डिफिकल्टी को अकेले पूरा करने से मिलती है। इसके प्रभाव हैं, सभी विशेषताएं 500 बढ़ जाती हैं और सभी कौशल की खपत लागत 50% कम हो जाती है। निशांग हंसा और लिन की पीठ थपथपाते हुए बोला, बिल्कुल अच्छा किया। इस उपाधि के साथ अब हमारे शेनिया में एक और जीनियस है। लिन, तुम वाकई प्रतिभाशाली हो। मैं तुम्हें किले की सैन्य सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ। लिन ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। नोंग ने लिन को बताया कि उसे सैन्य सुविधाओं का उपयोग करने के लिए कुछ सैन्य अंकों की आवश्यकता होगी, इसलिए उसे अपने अंकों को बचाकर रखना चाहिए। लिन को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि निशांग उसे सैन्य सुविधाओं का उपयोग करने दे रहा है, क्योंकि केवल 3 स्टार कप्तान और उससे ऊपर के लोगों को ही इसकी अनुमति होती है। लिन ने अपने वरिष्ठ का धन्यवाद किया। फिर नोंग युआन किले के सामने गया और घोषणा की कि युद्ध समाप्त हो चुका है और सेनाएं बर्खास्त की जा रही हैं। युद्ध बलों को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद लिन भी वहां से चला गया और एक शांत स्थान पर चला गया जहां उसकी थानोस साइट थी। लिन की थानोस साइट लगभग पूरी तरह बदल चुकी थी और अब यह लेवल 25 की उपकरण बन चुकी थी। इसके साथ उसकी आत्मा स्पिरिट 3000 तक बढ़ गई, जो इसकी अधिकतम सीमा थी। सिस्टम ने लिन को बताया कि सीमा को अनलॉक करने के लिए उसे अन्य सेटों को इकट्ठा करना होगा। लिन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अभी यह अधिकतम सीमा पर पहुंच गई है। अब उसे अन्य सेटों को प्राप्त करना होगा ताकि वह सीमा को अनलॉक कर सके। लिन ने कहा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि जब भी मौका मिलेगा अन्य उपकरणों के बारे में जानकारी हासिल करूंगा। जब लिन ये सब सोच रहा था तभी थानोस साइथ ने एक नई कौशल एवोकेशन प्राप्त कर ली। एवोकेशन का उपयोग करके थानोस साइथ किसी मारे गए बॉस की आत्मा को रिकॉर्ड कर सकती है। फिर 1000 आत्मा ऊर्जा स्पिरिट का उपयोग करके उस आत्मा को 3 मिनट के लिए बुलाया जा सकता है। लिन यह देखकर चौंक गया कि इसे एक नई कौशल भी मिल गई। लिन ने कहा, तो मैं बॉस को अपने लिए लड़ने के लिए बुला सकता हूँ। लगता है कि मुझे कुछ समय बाद फिर से फ्रंटलाइन डंगोनन को पूरा करना होगा। इसके बाद यी और पैलाडिन की पार्टी के सदस्य एकत्र होकर बातें करने लगे। पैलाडिन ने उन्हें बताया कि जिस पहले किले में वे हैं, उसके अलावा 7वें और 8वें किले पर भी हमला हुआ था। सभी उच्च स्तरीय पेशेवर पहले ही वहां सहायता के लिए जा चुके थे और रिपोर्ट के अनुसार स्थिति बहुत गंभीर थी। सिर्फ शेनिया ही नहीं बल्कि देश YH और देश M पर भी हमला किया गया था। पैलाडिन ने कहा, हमारा किला एबिस से सबसे दूर है और एबिस के हमलों को रोकने के लिए रास्ते में 9 अन्य किले हैं, इसलिए हम पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा। शीर्ष पेशेवरों द्वारा बनाई गई भारी सुरक्षा व्यवस्था के कारण एबिस बहुत शक्तिशाली राक्षसों को टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन यह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। हालांकि वे टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ राक्षसों को गुप्त रूप से छिपने और हत्या करने में महारत हासिल है। यह सब सुनकर ये लिन के लिए चिंतित हो गई। उसने कहा, लिन, एबिस किंग ने तुम्हें चिन्हित कर दिया है, इसलिए तुम्हें युआन बैटलफील्ड में बहुत सावधानी से चलना होगा। पैलाडिन ने भी यी की बात से सहमति जताई। लिन ने कहा, हाँ मैं सावधान रहूंगा। जब वे बात कर रहे थे तभी अचानक यी के संचार उपकरण पर एक कॉल आई। यह कॉल यी के दादा की थी। उन्होंने पूछा कि यी अभी कहाँ है। यी ने उन्हें बताया कि वह युआन बैटलफील्ड के पहले किले में है। कॉल समाप्त होने के बाद यी बहुत चिंतित और घबराई हुई लग रही थी। उसने कहा, अब क्या करें, मेरे दादा आ रहे हैं। लिन, जो इस मामले में पूरी तरह से मूर्ख था, समझ नहीं पाया और बोला, यी तुम्हारे दादा शायद तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। यी के दादा,
श्रीनिंग युआन बैटलफील्ड में पहुंचे। लिन और अन्य लोग वहां थे। लिन ये देखकर चौंक गया कि यी के दादा 5 सितारा दिव्य जनरल डिवाई बैच पहने हुए थे। अब लिन को समझ आया कि यी के दादा उसी स्तर के हैं जैसे मिस्टर बी। यी अपने दादा को देखकर मुस्कुराई। श्रीनिंग ने भगवान को धन्यवाद दिया कि यी सुरक्षित थी। लिन को यी के साथ देखकर मिस्टर निंग हैरान रह गए। वह इतने चौंक गए कि अपनी स्थिति भूल गए और लिन को उसके पूरे नाम से बुला दिया। यी को गुस्सा आ गया और उसने अपने दादा से पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। दूसरी ओर लिन यह देखकर चकित था कि मिस्टर निंग उसका नाम जानते हैं। उसने मिस्टर निंग से पूछा कि क्या वह उसे पहले से जानते हैं। मिस्टर निंग ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस देखना चाहता था कि इस युवक में कितना साहस है। लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत नाराज थे। सोच रहे थे कि यी के साथ यह लड़का क्या कर रहा है। उन्हें लगा कि लिन भी उसी बूढ़े व्यक्ति की तरह परेशान करने वाला होगा। इन्हें उनका परिचय कराते हुए कहा, लिन, यह मेरे दादाजी हैं। लिन को पहले ही उनका नाम समझ में आ चुका था। इन्हें अपने दादा से कहा, यह लिन मोयू है। लेकिन मिस्टर निंग पहले से ही उसका नाम जानते थे। लिन ने उन्हें अभिवादन किया और कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर निंग। अब लिन को पता चल गया कि मिस्टर निंग शाजिंग अकादमी के प्रिंसिपल हैं। मिस्टर निंग ने लिन की ओर देखा और कहा, ठीक है, औपचारिकता रहने दो। फिर उन्होंने यी की ओर देखा और बोले, यी, वह बूढ़ा आदमी सच में चुप हो गया है। उसने तुम्हें यान बैटलफील्ड में जाकर मिशन करने के लिए कैसे कह दिया? यी ने जवाब दिया, मिस्टर बी ने मुझसे कहा था कि दादाजी, यह मिशन तो आपने ही दिया था। मिस्टर निंग ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गए। वह चिल्लाए, उस गधे जैसे बूढ़े बी ने मुझसे इस बारे में कभी चर्चा ही नहीं की। उस दिन मैं व्यस्त था और उसने मजाक में यह फैसला ले लिया। जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने यी की ओर देखा और कहा, यी, अच्छी बच्ची बनो और मेरे साथ वापस चलो। अकादमी में भी बहुत सारे काम हैं जो तुम कर सकती हो। लेकिन यी ने लिन का हाथ पकड़ लिया और अपने दादा से कहा, आपने ही तो मुझे सिखाया था कि जो काम मैंने शुरू किया है उसे पूरा भी करना चाहिए। उसने कहा, अब जब मैंने यह मिशन स्वीकार कर लिया है तो मैं इसे पूरा करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मिस्टर निंग ने देखा कि ये लिन के बहुत करीब है तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने लिन को धमकाने की कोशिश की। लेकिन यी ने उन्हें रोक दिया और कहा, दादाजी, कृपया लिन को धमकाना बंद करें। यी ने कहा, मैं यान बैटलफील्ड में जाकर लेवल बढ़ाना चाहती हूँ। मिस्टर निंग यी के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार उन्होंने उसकी बात मान ली, लेकिन कहा, मैं कुछ लोगों को भेज सकता हूँ जो तुम्हारी मदद करेंगे और डंजन्स को क्लियर कर देंगे। यी ने जवाब दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं, लिन अकेले ही हमें कैरी कर सकता है। मिस्टर निंग ने नाराज होकर कहा, ये कैसी बकवास है, तुम दोनों मरने का इरादा रखते हो क्या? यी ने कहा, ये सच है। उसने नर्क का सेंट्री डैगर बाहर निकाला और अपने दादा को दिखाया। मिस्टर निंग ने देखा कि यह नर्क का सेंट्री डैगर है तो उन्होंने यी से पूछा, क्या तुम दोनों ने सच में हेल डिफिकल्टी क्लियर कर ली? यी ने जवाब दिया, ये सब लिन ने किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लिन आत्मविश्वास से मिस्टर निंग के सामने खड़ा हुआ और कहा, मिस्टर निंग, चिंता मत कीजिए, अच्छे से रक्षा करूंगा। मिस्टर निंग लिन के ड्रैगन वॉर किंग टाइटल को देखकर दंग रह गए। वह पहले से जानते थे कि लिन अकेले ही बड़े डंजन्स को क्लियर कर सकता है, लेकिन यह जानकर कि उसने हेल डिफिकल्टी भी अकेले क्लियर कर ली, यह उनके लिए बेहद चौंकाने वाली बात थी। लेकिन उन्हें लिन के बारे में कुछ अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि उन्हें इस बारे में बूढ़े बी से बात करनी ही होगी। जब ओल्ड निंग ने देखा और यह सुनिश्चित कर लिया कि उसकी पोती सुरक्षित हाथों में है तो वह जाने के लिए मुड़ा। इन्हें तुरंत अपने हाथ हिलाए और अपने दादा को पुकारते हुए कहा, ठीक है दादा, आप पहले जा सकते हैं, हम कुछ दिनों में प्रतियोगिता शुरू होने पर लौट आएंगे। यी के बगल में खड़े लिन ने भी विदाई दी। ओल्ड निंग, जो अब तक यह समझ चुका था कि लिन के होने से किसी चिंता की जरूरत नहीं है, फिर भी उसे लिन के बारे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने तय किया कि उसे वापस जाकर भेन से इसके बारे में पूछना होगा। जिस तरह ओल्ड निंग को यी को लिन के साथ देखकर आश्चर्य हुआ था, उसी तरह लिन भी हैरान था, क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि शिंग अकादमी का प्रधानाचार्य यी का दादा होगा। कुछ समय बाद अधिकारी के विश्राम कक्ष में गया, जिसके बारे में नोंग ने पहले बताया था। स्क्रीन पर सिस्टम ने विश्राम कक्ष की सुविधाओं को दिखाया। पहली सुविधा यह थी कि यह जल्दी से थकान दूर कर सकता है और रिकवरी की गति को बढ़ा सकता है। दूसरा विकल्प था अधिकारियों के कौशल प्रशिक्षण का मैदान, जहां मानसिक रिकवरी और कौशल प्रशिक्षण की गति बढ़ाई जा सकती थी। तीसरा था अधिकारियों के लिए टेलीपोर्टेशन सरणी, जो उन्हें कई निर्दिष्ट स्थानों पर टेलीपोर्ट करने की सुविधा देता था। अंतिम सुविधा थी सैन्य योग्यता, मिलिट्री मेरिट का आदान प्रदान। इसके जरिए सैन्य योग्यता का उपयोग करके आवश्यक सामग्रियां खरीदी जा सकती थीं। लिन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस विश्राम कक्ष में इतनी सारी सुविधाएं थीं। उसने कुछ क्षण सोचा और फिर सैन्य योग्यता के आदान प्रदान के विकल्प को चुनने का फैसला किया। जैसे ही उसने स्क्रीन पर इस विकल्प को क्लिक किया, चारों ओर का दृश्य तुरंत बदल गया और सिस्टम ने उन चीजों को प्रदर्शित किया
जो बिक्री के लिए उपलब्ध थीं। डिस्प्ले पर दिखाई गई वस्तुएं। 8 एंटी कर्स पोषण, यह 50 मेरिट पॉइंट प्रति बोतल में 30 मिनट के लिए शाप प्रतिरोध कर्स्किटेंस बढ़ाता था। 2 डंजन एस्केप तावीज, किसी भी डंजन से तुरंत बाहर निकलने की अनुमति देता था और प्रति कार्ड 100 मेरिट पॉइंट की आवश्यकता थी। 3 प्राथमिक पुनर्प्राप्ति पोषण, यह सभी चोटों को ठीक करता था और उपयोग के बाद 500 मानसिक शक्ति मेंटल पावर को बहाल करता था, लेकिन इसका कूल डाउन 1 मिनट था और इसकी कीमत 100 मेरिट पॉइंट प्रति बोतल थी। इन सभी चीजों में से लिन को सबसे ज्यादा उपयोगी डंजन एस्केप तावीज लगा। उसने सोचा कि आपात स्थिति के लिए 2 तावीज खरीदना सही रहेगा। लिन ने 200 मेरिट पॉइंट खर्च करके 2 तावीज खरीदे। अब वह समझ चुका था कि सैन्य योग्यता का उद्देश्य शिंग अकादमी में इस्तेमाल किए जाने वाले अंकों के समान था। अगर कोई बहुत अधिक मेरिट खर्च कर देता तो उसकी रैंक कम हो जाती, इसलिए कुछ मेरिट बचाकर रखना बेहतर था। खरीदारी के बाद लिन अधिकारी विश्राम कक्ष से बाहर निकला और यी से मिलने गया। लिन ने यी को एक तावीज दिया ताकि किसी खतरनाक स्थिति में वह सुरक्षित रूप से भाग सके। यी ने खुशी खुशी इसे लिया और उसका धन्यवाद किया। हालांकि यी बहुत अमीर थी और उसके पास शायद पहले से ही इन चीजों का ढेर था, फिर भी जब भी लिन उसे कुछ देता वह बहुत खुश हो जाती थी। जब वे बात कर रहे थे तभी किसी ने यी को पुकारा। यह मो युन थी। यी ने उसे सिस्टर युन कहकर पुकारा, जिससे यह साफ हो गया कि यी उसे पहले से जानती थी। जब मो युन ने लिन को यी के साथ देखा तो उसने यी से पूछा, क्या लिन तुम्हारा? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, शर्मिंदा हुई यी ने उसे रोक दिया और लज्जित होते हुए कहा, सिस्टर युन, बस बताओ कि क्या बात है। मो युन ने कुछ चीजें यी की ओर फेंकी जिसे यी ने पकड़ लिया। यी ने पूछा, सिस्टर युन, ये क्या है? मो युन ने बताया कि यह गंतव्य टेलीपोर्टेशन स्टोन है। उसने 2 गंतव्य टेलीपोर्टेशन स्टोन दिए जो किसी को एक निर्धारित स्थान पर टेलीपोर्ट करने की सुविधा देते थे। मो युन ने कहा कि वह हाल ही में बैटलफील्ड घोस्ट किंग को खोज रही थी और अगर वह इसे ढूंढ लेती है तो वह लड़ाई में सहायता करने के लिए उन्हें बुलाएगी। लिन ने सोचा कि शायद वह उसी बैटलफील्ड घोस्ट किंग की बात कर रही है जिसे हराने पर निर्वाण क्रिस्टल गिरने वाला था। जाते जाते मो युन ने पुष्टि की कि बैटलफील्ड घोस्ट किंग निश्चित रूप से 3 से 6 निर्वाण क्रिस्टल गिराएगा। मो युन ने कहा, मुझे बस एक चाहिए, बाकी जितने भी गिरेंगे वे तुम्हारे होंगे, इससे तुम्हें भी फायदा होगा। यी ने कहा, सिस्टर युन, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मो युन के जाने के बाद यी ने लिन की ओर देखा और कहा, लिन, इसे हराना मेरे लिए असंभव है। मुझे लगता है कि सिस्टर युन ने तुम्हें ही मदद के लिए चुना है। लिन ने जवाब दिया, मैं अभी सिर्फ लेवल 24 पर हूँ, तो शायद मैं लेवल 38 वर्ल्ड क्लास बॉस को अभी नहीं हरा पाऊँ। यी ने सुझाव दिया, लिन, हमें कुछ डंजन क्लियर करके पहले अपना लेवल बढ़ाना चाहिए ताकि हम सिस्टर युन की मदद कर सकें। लिन ने अपनी कूल डाउन तावीज की जांच की और बताया कि उसके पास अभी 8 और उपयोग शेष हैं। इन्हें भी अपनी जांच की और बताया कि उसके पास 9 उपयोग बचे हैं। उन्होंने तय किया कि वे आज आराम करेंगे और अगले दिन डंजन में प्रवेश करेंगे। अगले दिन जब लिन और यी ड्रैगन फ्रंटलाइन डंजन में जा रहे थे तो एक लड़के ने यी की सुंदरता देखकर कहा, यह लड़की बहुत सुंदर है। दूसरे लड़के ने उसे पीछे खींचा और चिल्लाया, चुप रहो बेवकूफ। उसने लिन की ओर इशारा करते हुए कहा, जो हंटर इस लड़की के साथ है वह एक दैत्य है, इसलिए उसे छेड़ने के बारे में सोचना भी मत। यी ने यह सुना और प्रभावित होकर बोली, लिन, तुम्हारा कल का प्रदर्शन युद्ध के मैदान में सभी ने देखा। अब हर कोई तुम्हें पहचानने लगा है और कोई भी तुम्हारे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। लिन ने उसे उन पर ध्यान न देने को कहा और डंजन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। इसके बाद दोनों डंजन में प्रवेश कर गए। डंजन के अंदर लिन ने अपने कंकाल योद्धाओं को बुलाया। अब उसके कंकालों की संख्या और विशेषताएं बढ़ गई थीं और उनकी कार्यक्षमता भी बहुत तेज हो गई थी। इस समय लिन एक लेवल 25 नेक्रोमैंसर था जिसकी औसत शक्ति, सहन शक्ति और फुर्ती 950 थी, जबकि उसकी आत्मा शक्ति स्पिरिट 5300 थी। इस बार वे 4 घंटे से भी कम समय में बॉस तक पहुंच गए। लिन ने लेवल 25 थानोस साइथ का उपयोग किया। बॉस मॉन्स्टर पूरी तरह से जागता इससे पहले ही लिन ने अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया और कहा, सॉरी बड़े भाई, लेकिन मुझे अपनी नई स्किल्स को तुम पर टेस्ट करना होगा। कुछ समय बाद जब बॉस मॉन्स्टर मारा गया, लीन उसके पास गया ताकि अपनी नई स्किल को आजमा सके। उसने अपनी साइज साइथ उठाई और उसकी इवोल्यूशन स्किल का उपयोग करके बॉस मॉन्स्टर की आत्मा को रिकॉर्ड किया। अचानक बॉस मॉन्स्टर के शरीर से एक बड़ी हरी छाया बाहर निकली
और थानोस साइज में समा गई। बॉस मॉन्स्टर को मारने और डंगोनन को क्लियर करने के लिए लीन को एक और हेल डिफिकल्टी डैगर मिला। यह देखकर हैरान रह गई कि लीन को फिर से एक और हेल डैगर मिला है। उसने लीन से पूछा कि क्या वह यह डैगर भी उसे दे सकता है, क्योंकि उसके पास इसका उपयोग करने की योजना है। लीन ने कहा कि चूंकि उसकी इनविजिबिलिटी स्किल ने उसकी मदद की थी और वैसे भी और भी इनाम मिले हैं, इसलिए वह इसे रख सकती है। ये बहुत खुश हुई कि उसे एक और हेल वेपन मिल गया। डंगोनन से बाहर निकलते ही लीन ने फिर से स्केलेटन आर्मर का उपयोग किया ताकि वह और ये दोनों ढक जाएं। लेकिन पिछली 2 बार की तरह इस बार भी कोई परेशानी खड़ी करने के लिए वहां मौजूद था। लीन ने देखा कि डंगोनन के सामने कुछ सैनिक गोल्डन कलर की आर्मर पहने खड़े थे और सभी को पीछे हटने के लिए कह रहे थे। वे एक कैरेज रथ के लिए रास्ता बना रहे थे। जैसे ही उन्होंने लीन और यी को डंगोनन के सामने खड़ा देखा, एक सैनिक लीन के पास आया और उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन स्केलेटन आर्मर की वजह से वह न तो लीन को छू सका और न ही उसे धक्का दे सका। वह सैनिक यह देख चौंक गया कि लीन हिला तक नहीं। फिर एक और सैनिक यी को धक्का देने के लिए आगे बढ़ा और चिल्लाया, यहाँ से हट जाओ, तुम उसकी हाइनेस हिज हाइनेस के रेड कारपेट को गंदा कर रहे हो। लेकिन इससे पहले कि वह सैनिक यी को छूता, एक तलवार उसकी ओर आई और उसके हाथ पर वार कर दिया। वह सैनिक इस हमले से इतना डर गया कि जमीन पर गिर पड़ा। जिसने तलवार चलाई थी वह लीन का स्केलेटन वॉरियर था। यी ने लीन से कहा, सावधान रहना, ये लोग शायद प्राचीन रोम एंशिएंट रोम के होली सी से होंगे। लीन ने जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन चिंता मत करो। लीन बस यह देखना चाहता था कि क्या उसके स्केलेटन की ताकत उन लोगों के बराबर है या नहीं। लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता, कैरेज से किसी ने आदेश दिया कि सभी सैनिक पीछे हट जाएं। जैसे ही सैनिकों ने यह आदेश सुना, वे सभी पीछे हट गए और कैरेज की तरफ सलाम किया। फिर उस कैरेज से एक जवान आदमी बाहर निकला। वह शानदार चमकदार आर्मर पहने हुए था। यह आम गोल्डन आर्मर नहीं था, बल्कि इसे किसी मास्टर ब्लैकस्मिथ ने बनाया था। उसकी सारी ज्वेलरी भी एल्केमिस्ट्स द्वारा बनाई गई थी। यह एक आकर्षक सेट था। हालांकि हेल डिफिकल्टी गियर जितना अच्छा नहीं था, लेकिन नाइटमेयर गोल्ड सेट से बेहतर था। जैसे ही वह कैरेज से बाहर निकला, उसकी नजर यी की सुंदरता पर पड़ी। वह यह देखकर हैरान रह गया कि दुनिया में इतनी सुंदरता कैसे हो सकती है। हाँ, एक और बंदा हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफू पर लट्टू हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। उसने अपने सैनिकों को डांटा और आदेश दिया कि वे पीछे हट जाएं। फिर वह यी के पास गया और कहा, मैं अपने उन सैनिकों की ओर से माफी मांगता हूँ जो अभी तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। फिर उसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम रूटर है। मैं एक लेवल 33 का फायर वॉरियर हूँ और मैं एंशिएंट रोम के होली से आता हूँ। भीड़ में से किसी ने कहा, वाह, ये तो फायर वॉरियर है। प्राचीन रोम का होली सी खुद को ईश्वर की शक्ति का उत्तराधिकारी मानता है। अगर यह योद्धा वल्कन की शक्ति का उत्तराधिकारी है तो यह बहुत कूल है। लेकिन शेनिया के लोग, जिन्होंने लीन की असली ताकत देखी थी, को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शेनिया के एक व्यक्ति ने कहा, यह तथाकथित लीजेंडरी वॉरियर फायर एट्रीब्यूट क्लास का बंदा है। अगर किसी को वास्तव में ताकतवर कहा जा सकता है तो वह व्यक्ति है जिसने लगभग 10,000 एबिस हाउंड्स को मार गिराया। दूसरी ओर रूटर, जो खुद को किसी मेन कैरेक्टर से कम नहीं समझता, यी के पास गया और कहा, सुंदर महिला, क्या आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगी ताकि हम एक दूसरे को बेहतर जान सकें। ये बहुत असहज महसूस करने लगी और यह उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। लीन ने यह देखा और उसकी रक्षा करने के लिए सामने आ गया। लीन ने कहा, कोई जरूरत नहीं, तुम उसके लायक नहीं हो। रूटर हैरान रह गया कि लीन ने अचानक उसके और यी के बीच दखल दे दिया। रूटर ने जवाब दिया, तुम्हारा लेवल मुझसे कम है, इसलिए मैं उससे ज्यादा योग्य हूँ। लेकिन जब उसने देखा कि लीन फिर भी पीछे नहीं हट रहा तो उसने उसे अहंकारी कहा। रूटर ने फैसला किया कि वह लीन को नीचा दिखाएगा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें पता भी है मैं कौन सा डंगोरन क्लियर करने जा रहा हूँ। मैं आउटपोस्ट सेंट्री हेल डिफिकल्टी को सोलो क्लियर करने जा रहा हूँ और वह लीजेंडरी टाइटल हासिल करने वाला हूँ। रूटर ने यह सोचकर चिल्लाया कि अब सबको पता चल जाएगा कि वह एक हेल डिफिकल्टी डंगोनन क्लियर करने जा रहा है और लीन अपने लेवल को लेकर शर्मिंदा हो जाएगा। फिर वह यी की ओर देखता है और कहता है, सुंदर महिला, इंतजार करो, जब मैं इसे क्लियर कर लूंगा और लीजेंडरी टाइटल ले आऊंगा तो मैं तुम्हें फिर से आमंत्रित करूंगा। लेकिन जैसे ही यी ने यह सुना, वह खुद को रोक नहीं पाई और जोर से हंसने लगी। न सिर्फ यी, बल्कि वहां मौजूद सभी हंटर्स भी जोर जोर से हंसने लगे। रूटर कंफ्यूज हो गया कि आखिर सब हंस क्यों रहे हैं। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, साहब, वह लीजेंडरी टाइटल पहले ही ले लिया जा चुका है। फिर उस सैनिक ने लीन की ओर इशारा किया और कहा, रूटर वही है जिसने टाइटल लिया था। और जब वह यह सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में था क्योंकि जिसे वह अपमानित करना चाहता था उसने उल्टा उसे ही अपमानित कर दिया। वह अपने सभी सैनिकों को अपने आसपास इकट्ठा करने का आदेश देता है।
फिर वह एक योजना बनाता है कि अब वह क्या करने वाला है। जब एक सैनिक रूटर की योजना सुनता है तो वह बहुत घबरा जाता है और पूछता है कि क्या वे वास्तव में ऐसा करने जा रहे हैं, क्योंकि यह शेनशिया का इलाका है और यहाँ मौजूद अधिकतर प्रोफेशनल्स शेनिया के हैं। अगर कुछ भी गलत हुआ तो यह उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। रूटर उसे चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि उन्हें बस इसे गुप्त रूप से करना होगा। वह लिन और यी की ओर देखता है और हंसते हुए कहता है, अगर वे मर भी गए तो बाकी लोग यही समझेंगे कि वे डंगियन के अंदर ही मारे गए। जब रूटर और उसकी पार्टी अपनी सुपर योजना बना रही होती है जो पूरी तरह फ्लॉप होने वाली है, तब लिन यी के पास जाता है और उससे कहता है कि उन पर ध्यान मत दो और डंगियन क्लियरिंग जारी रखो। ये उससे सहमत होती है और दोनों ड्रैगन पोस्ट डंगियन में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही दोनों डंगियन में प्रवेश करते हैं कि मैं इतने नए ट्रोआ शूटर अपनी योजना को शुरू कर देता है। वह तुरंत एक डंगियन ट्रैकिंग स्क्रॉल निकालता है और उसे लिन पर उपयोग करता है। यह स्क्रॉल उन लोगों को ट्रैक कर सकता है जो डंगियन में प्रवेश कर चुके हैं। लिन का डंगियन ट्रैक करने के बाद रूटर अपने सभी सैनिकों के साथ डंगियन में प्रवेश करता है। जब लोग उसे अपनी पूरी पार्टी के साथ डंगियन में जाते हुए देखते हैं तो वे संदेह करने लगते हैं। रूटर ने तो कहा था कि वह सोलो क्लियर करेगा, फिर वह अपनी पूरी पार्टी को अंदर क्यों ले जा रहा है। एक व्यक्ति यह भी नोटिस करता है कि रूटर ने अभी अभी एक स्क्रॉल इस्तेमाल किया था। ड्रैगन फ्रंटलाइन पोस्ट डंगियन के अंदर जब लिन और यी डंगियन क्लियर कर रहे होते हैं तभी अचानक रूटर और उसके सैनिक वहां प्रकट हो जाते हैं। रूटर एक साइको की तरह हंसते हुए कहता है, तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, है ना? वह एक टेलीपोर्टेशन सीलिंग स्क्रॉल निकालता है और कहता है, लिन, मैंने सुना है कि तुमने यह डंगियन सोलो क्लियर किया था और टाइटल ले लिया। अब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा। अगर तुम नहीं मरे, मुझे टाइटल नहीं मिलेगा। वह टेलीपोर्टेशन सीलिंग स्क्रॉल को सक्रिय कर देता है और डंगियन को पूरी तरह से सील कर देता है। ये तुरंत लिन को बताती है कि रूटर ने टेलीपोर्टेशन सीलिंग स्क्रॉल का उपयोग किया है और अब उनका एस्केप टैलिस्मैन काम नहीं करेगा। रूटर एक घमंडी लहजे में पूछता है, क्या अब तुम निराश हो? क्या अब तुम डर रहे हो, आतंकित हो गए? वह कहता है, यह प्राचीन रोम के वेटिकन को क्रोधित करने की कीमत है। फिर वह यी की ओर देखता है और कहता है, मत डर खूबसूरत लड़की, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। मुझे लगता है कि तुमसे एक बेहतरीन कहानी बनेगी। यी को रूटर बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब वह उसे पूरी तरह से नफरत करने लगी थी। रूटर को लग रहा था कि उसने खेल जीत लिया है और अब उसे टाइटल भी मिलेगा और वाइफू भी, लेकिन उसने हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत कम आंका था। जब लिन रूटर की सारी बकवास सुनता है तो वह जोर से हंसने लगता है। जब रूटर देखता है कि लिन ऐसी स्थिति में हंस रहा है जब उसकी मौत निश्चित लग रही है तो वह उलझन में पड़ जाता है। वह पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? लिन अपनी थानोस साइड समन करता है और उन सभी स्केलेटन सोल्जर्स को वापस बुलाता है जो डंगियन क्लियर कर रहे थे। वह कहता है, अगर मैं इस स्क्रॉल की वजह से बाहर टेलीपोर्ट नहीं हो सकता तो इसका मतलब तुम भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, है ना? अचानक लिन के पीछे से तेज गर्जनाएं सुनाई देने लगती हैं, जो रूटर और उसके सैनिकों को डरा देती हैं। रूटर देखता है कि सैकड़ों स्केलेटन सोल्जर्स उनकी ओर बढ़ रहे हैं। पूरी स्केलेटन आर्मी लिन के पीछे खड़ी हो जाती है। लिन धीरे धीरे रूटर की ओर बढ़ता है और कहता है, अपने दुश्मन को जानो और खुद को जानो, फिर तुम्हें 100 लड़ाइयों के परिणाम की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लिन आगे कहता है, तुम खुद अपने पैरों से मौत की ओर चल कर आए हो, क्योंकि तुमने न तो मेरे प्रोफेशन को समझा और न ही मेरी स्किल्स को। रूटर लिन की स्केलेटन आर्मी देखकर थोड़ा डर गया था, लेकिन उसे लगा कि उसकी लेजेंडरी प्रोफेशन की ताकत से वह इन्हें आसानी से हरा देगा। वह कहता है, लिन, क्या तुम इन घटिया स्केलेटन से मुझे मारना चाहते हो? मैं वह इंसान हूँ जिसने लेजेंडरी प्रोफेशन वल्कन वॉरियर प्राप्त किया है। रूटर तुरंत अपनी वल्कन बॉडी स्किल का उपयोग करता है। रूटर के सुनहरे बाल लाल हो जाते हैं और उसकी गोल्डन आर्मर अपग्रेड होकर ब्लैक आर्मर में बदल जाती है। उसके पैरों के नीचे आग बहने लगती है, मानो वह इसे नियंत्रित कर रहा हो। उसके हाथ में आग से बनी लंबी तलवार प्रकट होती है। वह जोर से चिल्लाता है, लिन, देखो, ये मेरी स्किल है वल्कन बॉडी। इस अवस्था में उसकी सभी एट्रीब्यूट्स और स्किल अटैक पावर 3 गुना बढ़ जाती हैं। उसके डैमेज को 300% तक कम कर दिया जाता है और वह सभी कंट्रोल स्किल्स के प्रति इम्यून हो जाता है। वह घमंड से घोषणा करता है, मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। लिन, जो पहले से ही लेजेंडरी प्रोफेशन की ताकत को समझता था, मानता है कि ये स्किल्स वाकई में काफी शक्तिशाली हैं, लेकिन लिन को इन सब की कोई परवाह नहीं है। वह कहता है, रूटर, मैं मानता हूं कि तुम थोड़े बहुत ताकतवर हो गए हो, लेकिन तुम्हारी पार्टी के अन्य सदस्यों के पास यह स्किल नहीं है ना? लिन तुरंत स्लो कर्स का उपयोग करता है। यह स्किल रूटर पर काम नहीं करता क्योंकि उसकी स्किल उसे इम्यून बनाती है, लेकिन उसके सभी सैनिकों पर यह प्रभावी होता है और वे तुरंत कर्स चेन से जकड़ जाते हैं। इसके तुरंत बाद
सभी स्केलेटन वॉरियर्स रूटर की सेना पर टूट पड़ते हैं। रूटर यह देखकर चौंक जाता है और उसके सभी सैनिक डर से पैनिक करने लगते हैं। कंकाल इतने मजबूत थे कि रटर एक अकेले कंकाल योद्धा को हराने के लिए संघर्ष कर रहा था, जबकि बाकी सभी कंकाल योद्धा उसके सैनिकों तक पहुंच चुके थे। तभी एक टैंक अपने साथियों की रक्षा के लिए ढाल लेकर आगे आया, लेकिन कंकाल योद्धाओं ने आसानी से उसकी ढाल नष्ट कर उसे काट डाला। एक कंकाल योद्धा ने रे स्ट्राइक का उपयोग किया और हमला कर उस सैनिक को हवा में उड़ा दिया। अन्य सैनिक कंकाल योद्धाओं की ताकत देखकर डर गए और महसूस किया कि सब खत्म हो गया है और वे सभी लिन के कंकाल सैनिकों के हाथों मरने वाले हैं। रटर, जो अभी भी एक कंकाल योद्धा से लड़ने में संघर्ष कर रहा था, जब उसने देखा कि अन्य कंकाल योद्धा उसके सैनिकों तक पहुंच चुके हैं तो उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इससे पहले कि वह हिल भी पाता, उसके सभी सैनिक कंकाल योद्धाओं के सामने मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुके थे। उनकी मौत के बाद लिन ने रटर की ओर देखा और कहा, अब बस एक मूर्ख बचा है। कितना सुविधाजनक। रटर अपने सभी सैनिकों की मौत पर गुस्से से चिल्लाया, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। लिन मुस्कुराया और बोला, रटर, तुम सही समय पर आए हो, क्योंकि मैं अपनी नई स्किल को आजमाने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था। इसके बाद लिन ने अपनी थैनोस साइट उठाई और इवोकेशन स्किल का उपयोग किया। जैसे ही उसने यह स्किल इस्तेमाल की, चारों ओर हरी ज्वालाओं ने सब कुछ ढक लिया और बॉस मॉन्स्टर ड्रैगन गार्जियन की आत्मा प्रकट हुई। लिन ने रटर की ओर देखा और कहा, रटर, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हेल डिफिकल्टी को अकेले क्लियर करोगे? तो अब अकेले ही बॉस से लड़ने की कोशिश करो। रटर ने जब अपने सामने ड्रैगन गार्जियन को देखा तो वह डर से कांपने लगा। यह उससे 10 गुना बड़ा था। वह समझ नहीं पाया कि लिन ने हेल डिफिकल्टी के बॉस मॉन्स्टर को कैसे समन कर लिया। उसने लिन से यह पूछना चाहा, लेकिन ड्रैगन गार्जियन उसे कोई मौका देने के मूड में नहीं था। बिना किसी चेतावनी के ड्रैगन गार्जियन ने अपनी विशाल तलवार से हमला कर दिया। रटर ने अपनी फायर स्वॉर्ड और वल्कन बॉडी का उपयोग कर बचने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन गार्जियन का हमला इतना ताकतवर था कि रटर एक सेकंड भी टिक नहीं सका। रटर जोरदार टक्कर से हवा में उछला और एक विशाल चट्टान से जा टकराया, जो बीच से फट गई। रटर के बाल और कवच अपनी सामान्य स्थिति में लौट आए, क्योंकि उसकी वल्कन बॉडी एक ही वार में नष्ट हो गई थी। उस समय रटर को हेल डिफिकल्टी के बॉस की असली ताकत का एहसास हुआ। वह गंभीर रूप से घायल था। उसकी माना और स्टैमिना पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब वह भाग भी नहीं सकता था। उसके सामने ड्रैगन गार्जियन ने फिर से अपनी तलवार उठाई। रटर मौत के डर से कांपने लगा। आखिरी प्रयास के रूप में उसने अपने बैकग्राउंड का डर दिखाने की कोशिश की। वह चिल्लाया, लिन, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं भगवान का पवित्र पुत्र हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी मर जाओगे। लेकिन लिन ने उसकी बातों की कोई परवाह नहीं की। उसने ठंडी और निर्मम आंखों से रटर को देखा। उस क्षण रटर को एहसास हुआ कि उसने गलत व्यक्ति को उकसाया है। ड्रैगन गार्जियन ने अपनी विशाल तलवार चलाई और निर्दयता से रटर को मार डाला। उसके शरीर से केवल उसका गोल्डन आर्मर बचा। रटर की मौत देखकर यी ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो दूसरों को हमेशा नीचे दिखाता था वह अपनी जान बचाने के लिए इस तरह गिड़गिड़ाएगा। फिर यी ने लिन से पूछा कि क्या वह डरता है, क्योंकि रटर और उसके सभी सैनिक प्राचीन रोम के वेटिकन से थे। लिन ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर यी मुस्कुराई और कहा, जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लिन। इसके बाद यी ने लिन से वल्कन सेट इक्विपमेंट के बारे में पूछा और पूछा कि उन्हें इसके साथ क्या करना चाहिए। लिन ने जवाब दिया, इसे अभी रख लो और डंगोनन क्लियर करना जारी रखो। वे अपनी डंगोनन रेड जारी रखते हैं। दूसरी ओर प्राचीन रोम के वेटिकन मुख्यालय में आकाश में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी, जो संकेत दे रही थी कि रटर मारा गया है। वेटिकन के सभी सदस्य घबराने लगे। एक जूनियर प्रीस्ट ने तुरंत सभी को पोप को इसकी खबर देने को कहा। वहीं दूसरी तरफ शेनिया अकादमी में ओल्ड निंग गुस्से में भरे हुए बन और मैनविन से मिलने गए, जो चाय पी रहे थे। जब बन ने गुस्से से भरे ओल्ड निंग को देखा तो उन्होंने मजाक में कहा, क्या ही दुर्लभ दृश्य है ओल्ड निंग, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर यह गुस्से का भाव क्यों है? क्या किसी ने तुम्हें नाराज कर दिया? ओल्ड निंग गुस्से से खाली कुर्सी पर बैठ गए और बन से पूछा कि उन्होंने उनकी पोती को यूएन बैटलफील्ड पर क्यों भेजा। बन ने जवाब दिया, यह सब बकवास है। लिन मोयू एक समझदार और शानदार इंसान है। वह इस तरह इधर उधर नहीं भटकेगा। यह सुनकर ओल्ड निंग थोड़ा शांत हुए और चाय पीते हुए बायशेन से पूछा, क्या लिन पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि उसने कहा था कि वह यी को हेल डिफिकल्टी क्लियर कराने ले जाएगा। बायशेन ने जवाब दिया, खुद देख लेना जब वे लौटेंगे। कुछ समय बाद लिन और यी ड्रैगन फ्रंटलाइन डंगोनन से बाहर निकले। अब लिन एक लेवल 23 असैसिन था और यी लेवल 26 नेक्रोमैंसर। यी ने कहा कि उसका कूल डाउन ताबीज फिर से चार्ज होने की जरूरत है,
इसलिए वह पहले जाकर अपना टास्क सबमिट करेगी। उसने पूछा, तुम क्या करने वाले हो? लिन ने कहा, मैं भी वापस जा रहा हूँ क्योंकि प्रतियोगिता आने वाली है और इस दौरान मैं इक्विपमेंट भी बेच दूंगा। इसके बाद वे दोनों शेनिया अकादमी लौट आए। लिन सीधे ट्रेड सेंटर गया और डंगो नन में इकट्ठा किया गया सारा इक्विपमेंट बेच दिया। वह कुल 20 मिलियन में सब कुछ बेचकर चला गया। ट्रेड सेंटर का मैनेजर हैरान रह गया और सोचने लगा, आखिर यह कौन बड़ा खिलाड़ी है जिसने हेल डिफिकल्टी का सारा इक्विपमेंट बेच दिया। लिन ने संचार उपकरण के माध्यम से बी शेन से संपर्क किया। बी शेन को उम्मीद नहीं थी कि लिन इतनी जल्दी कॉल करेगा, इसलिए उसने पूछा कि वह इतनी जल्दी क्यों लौट आया। लिन ने उसे सूचित किया कि उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। बी शेन यह सुनकर चौंक गया कि लिन ने अपना कार्य पहले ही पूरा कर लिया और उससे जल्दी आने को कहा। लिन तुरंत उससे मिलने गया और बी शेन यह देखकर हैरान रह गया कि लिन पहले ही लेवल 26 तक पहुंच चुका है। उसके स्तर के बारे में सोचते हुए बी शेन ने पूछा कि उसने इतनी जल्दी स्तर कैसे बढ़ाया। लिन ने उसे बताया कि वह लगातार डंजन्स क्लियर कर रहा था। बी शेन ने टिप्पणी की कि भले ही लिन नाइटमेयर कठिनाई के डंजन्स को अकेले साफ कर रहा हो, फिर भी उसका लेवल इतनी तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए था। लिन ने स्पष्ट किया कि वह नाइटमेयर कठिनाई नहीं बल्कि हेल कठिनाई क्लियर कर रहा था और वह भी अकेले नहीं। मंग अनविन गर्व से बोला, क्या मैंने नहीं कहा था कि वह हेल कठिनाई को अकेले क्लियर कर सकता है? और वह कोई और शायद ओल्ड निंग की कीमती पोती होगी। लिन घबरा गया, सोचने लगा कि उन्हें यह सब कैसे पता चला। बी शेन ने लिन से पूछा, क्या यह सच है? जिसका मतलब था कि लिन को भी वह खिताब टाइटल मिल गया था। लिन ने ड्रैगन वॉर किंग खिताब को सक्रिय किया ताकि बी शेन देख सके। अब बी शेन समझ गया कि लिन उससे भी अधिक सक्षम है जितना उसने सोचा था। उसने लिन की शानदार परफॉर्मेंस की सराहना की। बी शेन ने पूछा, क्या कूलडाउन तावीज का उपयोग पूरा हो चुका है? लिन ने पुष्टि की। इसके बाद लिन ने बी शेन को वे सभी आइटम दिखाए जो उसने इकट्ठे किए थे और कहा कि उसे कोई एल्केमिस्ट नहीं मिला, इसलिए उसे बी शेन को तकलीफ देनी पड़ी। बी शेन ने लिन से कहा, कूलडाउन तावीज को चार्ज करना आसान काम नहीं है, लेकिन चूंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बी शेन ने कहा कि वह लिन को सूचित कर देगा जब यह चार्ज हो जाएगा। लिन ने उसे धन्यवाद दिया। फिर बी शेन ने पूछा, क्या तुमने कंपटीशन के बारे में सुना है? लिन ने पुष्टि की। बी शेन ने उसे बताया कि प्रतियोगिता हर 5 साल में एक बार आयोजित होती है और इस साल शेनिया साम्राज्य इसकी मेजबानी कर रहा है। प्रतियोगिता 10 दिनों में होगी। गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बी शेन ने लिन से कहा, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि तुम इसमें भाग लो, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम चैंपियन बनो। लिन ने सहमति जताई। इसके बाद लिन ने रटर की आर्मर निकाली और बी शेन से कहा, कृपया इन दोनों का ध्यान रखें लॉर्ड बी। बी शेन ने पूछा, तुम्हारे पास एंशिएंट रोम की वल्कन सेट इक्विपमेंट क्यों है? मंग अनविन ने सुना था कि वल्कन सेट पिछले साल वल्कन नाइट को दिया गया था। उसने लिन से पूछा, क्या तुमने वल्कन नाइट को मार डाला? लिन ने जवाब दिया, वे वही लोग थे जिन्होंने डंजन में मुझे और यी को मारने की कोशिश की थी। मंग अनविन यह सुनकर बहुत गुस्सा हो गया और चिल्लाया, उन्होंने शेनिया की जमीन पर हमारे छात्रों को छूने की हिम्मत कैसे की? उसने सुना था कि वेटिकन के पास अपने लोगों को पुनर्जीवित करने के तरीके हैं, इसलिए वह लड़का शायद अभी भी जिंदा हो। वह इतना गुस्से में था कि उसके क्रोध से पूरी जगह हिलने लगी। बी शेन ने मंग अनविन को रोका और कहा, तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपनी गलती का एहसास होते ही मंग अनविन शांत हो गया। बी शेन ने अपना इन्वेंट्री खोला, लिन द्वारा लाए गए सभी सामान लिए और कहा, ठीक है, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए लिन, इस मामले को मेरे ऊपर छोड़ दो। बी शेन को शेनिया स्लॉटरर गॉड भी कहा जाता था और उसका नाम ही दुश्मनों को भयभीत करने के लिए काफी था। लिन ने सुना था कि लॉर्ड बी ने अकेले एक देश पर हमला किया था और वहाँ के टॉप 3 मजबूत योद्धाओं में से 2 को मार डाला था, लगभग अकेले देश को नष्ट करने का कारनामा पूरा कर लिया था। लेकिन बी शेन जानता था कि वह यह सब अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि एंशिएंट रोम एक शक्तिशाली राष्ट्र था। उसे ओल्ड निंग को भी साथ लाना होगा। उसने मंग अनविन की ओर देखा और कहा, ओल्ड निंग, तुम्हें टायरेंट नेकलेस और कूल डाउन तावीज चार्ज करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। मंग अनविन ने कहा, कोई दिक्कत नहीं। वेटिकन का वह आदमी जिसने ओल्ड निंग की पोती के साथ ऐसा किया, वह बर्बाद हो चुका है। कुछ समय बाद एंशिएंट रोम में लोग अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे। तभी आकाश में एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई। लोगों ने जब ऊपर देखा तो वे स्तब्ध रह गए, क्योंकि एक विशाल मीटियोर जो आग की लपटों में जल रहा था उनकी ओर आ रहा था। यह बहुत भयावह था। एक लड़का चिल्लाया, क्या यह किसी डिवाइन मेज का जादू है? क्या यह वल्कन अग्नि के देवता का अवतरण हो सकता है? तभी एक प्रीस्ट ने देखा कि 2 लोग उस विशाल उल्कापिंड के साथ उड़ रहे थे। वह जोर से चिल्लाया, वे शत्रु हैं। अगर वे आकाश में उड़ सकते हैं तो इसका मतलब है कि वे 3rd जॉब चेन पार कर चुके पेशेवर प्रोफेशनल्स हैं। उसने तुरंत आदेश दिया, जल्दी से पोप को सूचित करो। आकाश में उड़ रहे वे 2 लोग और कोई नहीं
बल्कि ओल्डनिंग और बीशेन थे। वे अत्यंत क्रोधित थे। ओल्डनिंग ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, गुबात तुरंत बाहर आओ। गुबात ही रोम के पोप का नाम था।